हेलो एवरीवन, चलिए वेलकम बैक टू द जर्नी ऑफ बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी। और इस जर्नी में हम लोग कई सारे सब्जेक्ट्स और कई सारे चैप्टर्स कर रहे थे, जिसमें से एक सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक चैप्टर ई करस्पॉन्डेंस। जब हम लोग ई करस्पॉन्डेंस की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था करस्पॉन्डेंस का बेसिक मतलब होता है कम्युनिकेशन। जब दो लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं, लेटर्स एक्सचेंज करते हैं, उसको कहा जाता है करस्पॉन्डेंस। और अगर यही करस्पॉन्डेंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो तो उसको हम कहते हैं ई करस्पॉन्डेंस। बेसिकली ई करस्पॉन्डेंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है इंटरनेट। हमने आपको इंटरनेट के बारे में बताया था, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बताया था, ब्राउजर के बारे में बताया था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था ईमेल के बारे में। मैंने आपको एक एक्टिविटी भी दी थी कि आपको मुझे मेल करना है, जिसमें आपको एक अटैचमेंट भी भेजना है सो दैट यू कैन लर्न। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सब लोगों ने ईमेल भेजते वक्त वो सारे ऑप्शंस जो वहां पर अवेलेबल होते हैं वो सब देखे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ होमवर्क भी मैंने आपको दिया था, एडवांटेजेस वगैरह थे पढ़ने के लिए, मैंने आपको दिए हुए थे। और हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ईमेल एटिकेट्स। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप मेल भेजते हो, स्पेसिफिकली जब आप कोई प्रोफेशनल मेल भेजते हैं, आपकी एक जॉब लग गई है एमएनसी में, आप अपने बॉस को मेल भेज रहे हो, आप अपने कंपेनियंस को मेल भेज रहे हो, आप अपने ही प्रोफेशन के जो पीयर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनको मेल भेज रहे हो। ओवर देयर इट रिक्वायर्स अ सर्टेन डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म। आपके मेल में प्रोफेशनलिज्म होना बहुत जरूरी है, और प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और इन बातों को हम लोग कहते हैं ईमेल एटिकेट्स। एटिकेट समझते हो, मैनर्स एंड एटिकेट्स, ये बचपन में बहुत सुना होगा आपने। एटिकेट्स मतलब कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन, कुछ बेसिक चीजें जो ईमेल भेजते वक्त हमको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि ईमेल भेजते वक्त व्हाट आर दोस बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। चलिए पढ़ते हैं। While a lot of people understand the importance of following certain rules when writing a business letter, they often forget these rules when composing an email। कह रहे बहुत सारे लोग जब लेटर ड्राफ्ट करते हैं, प्रोफेशनल लेटर ड्राफ्ट करते हैं, तब तो वो उन चीजों का ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार जब वो मेल ड्राफ्ट कर रहे होते हैं तो इन बेसिक एटिकेट्स के बारे में वो भूल जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जिसको भी मेल भेज रहे हो वो आपको देख नहीं रहा है, वो आपको सुन नहीं रहा है, वो सिर्फ आपके मेल को पढ़ रहा है, और आपके मेल से वो आपकी आइडेंटिटी गेस करने की कोशिश करेगा, वो अपना व्यू पॉइंट बनाएगा कि आप कैसे होंगे, आपका प्रोफेशनलिज्म कितना होगा, आप कितने सिंसियर हो, कितने मैच्योर हो, ओनली आफ्टर सीइंग योर ईमेल। सो व्हाइल ड्राफ्टिंग एनी प्रोफेशनल ईमेल यू नीड टू फॉलो द बेसिक ईमेल एटिकेट्स। तो फटाफट से पढ़ते हैं कौन से ईमेल के एटिकेट्स है। सबसे पहला, माइंड योर मैनर्स। ये तो भाई चाहे ईमेल ड्राफ्ट कर रहे हो, चाहे लेटर लिख रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, मैनरिज्म, बेसिक मैनरिज्म इज वेरी मच रिक्वायर्ड। बेसिक मैनरिज्म का मतलब आपका जो ग्रीटिंग होता है, रिस्पेक्टेड होता है, सिंसियरली होता है, फेथफुली होता है, ये कुछ बेसिक मैनरिज्म है विच आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड व्हेनेवर यू आर ड्राफ्टिंग अ ईमेल। तो देखिए लिखा है, think of the basic rules you learned growing up, like saying please and thank you. Okay, fine. And believe me, these words make a lot of difference. जब आप बिना इसके कुछ भी करते हो ना तो ऐसा pretend होता है आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, but when you are going to use this small word please, thank you, then these will create a different impact on the reader. Okay, second, address people you don't know as Mr., Miss or Doctor. Address someone by first name only if they imply it's okay with them to do so. तो normally जिनको हम नहीं जानते हैं कि वो कौन है, या हम पर्सनली कभी नहीं मिले हैं, तो हम उनको मिस्टर, मिस के नाम से एड्रेस कर सकते हैं। एंड whenever, जैसे आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, जो बड़े बड़े एमएनसीज होते हैं ना, वहां पर एक कल्चर होता है। कल्चर ये होता है कि आप अपने बॉस को भी उसके नाम से बुलाएंगे, सर, मैडम, मैम, ये सब चीजें वहां नहीं चलती। तो सपोजिटली आपके बॉस का नाम जो है वो पीटर है, तो आपको बुलाना पड़ेगा गुड मॉर्निंग पीटर, हेलो पीटर, भले वो कितना सीनियर पोजीशन में क्यों ना हो। वहां अगर आपने पीटर को सर बोल दिया तो वो बुरा मान जाएंगे।
आई नो आपको ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही है, लेकिन अगर आप किसी छोटे शहर की किसी छोटी कंपनी में जॉब करते हैं, वहां अगर आपने अपने बॉस को नाम से बुला लिया, आपके बॉस का नाम था रामलाल, आपने कह दिया रामलाल गुड मॉर्निंग, तो आपको पता है उसी दिन आपके हाथ में रेजिग्नेशन लेटर थमा दिया जाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आप किसके सामने बात कर रहे हैं, वहां का कल्चर क्या है, वहां के रूल्स क्या है। तो जनरली एमएनसी वगैरह में कल्चर ये होता है दैट यू नीड टू टेक द फर्स्ट नेम, बट यू आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट नेम ओनली व्हेन यू आर फेमिलियर विद दैट पर्सन। ओके, तो देखो लिखा है, कह रहे हैं address someone by first name only if they imply it's okay with them to do so। अगर उनके लिए ओके है तो ठीक है, हम उनके फर्स्ट नाम से उनको एड्रेस कर लेंगे। ओके, वॉच योर टोन, आपका टोन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने किस टोन में कहा है। किसी भी काम को कहने का तरीका, किसी भी रिप्लाई को करने का तरीका, कई बार आपका इंटेंशन वो नहीं होता, लेकिन आपके वर्ड्स जो है वो कुछ दूसरा मीनिंग क्लियर करते हैं। आपके साथ कई बार हुआ भी होगा, आपने अपने फ्रेंड को एक मैसेज भेजा और वो मैसेज पढ़ के आपका फ्रेंड बुरा मान गया। अब आप उसको समझाते रह जाते, अरे मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन उसको आपका इंटेंशन नहीं दिखा। जब आप किसी को मैसेज भेजते हो, आप लेटर लिखते हो, आप ईमेल लिखते हो, तो आप साथ में अपने इंटेंशन नहीं भेजते हो। इट इज जस्ट दोज वर्ड। आपके जो वर्ड्स हैं, आपकी जो लाइंस हैं, वो ही शो करेंगी कि आपका इंटेंशन क्या है। ठीक है, तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट यू हैव टू वॉच योर टोन। कह रहे हैं वेबस्टर डिफाइंस, वेबस्टर डिक्शनरी है विच डिफाइन एसेंट और इन्फ्लेक्शन एक्सप्रेसिव ऑफ मूड और इमोशन। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस टोन इन राइटिंग, बट मेक श्योर दैट यू शुड come across as respectful, friendly, approachable. You should not sound curt or demanding। तो कह रहे हैं वैसे तो इंटेंशन अटैच करना बहुत डिफिकल्ट है। You cannot show your tone when you are writing। जब आप किसी से ओरली बात कर रहे हो ना, तो बहुत इजी होता है, हम चिल्ला के, हम शाउट कर रहे हैं, इसका मतलब हम एंग्री हैं। हम लोअर टोन में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम फ्रेंडली हैं। बट व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, आप मेल लिख रहे हो, आप लेटर लिख रहे हो, हाउ कैन यू add your emotions over there? That is not possible. But you should try to use as much words as that shows that you are respectable, you are friendly, you are polite. All these words to be used in the email will create a different impact on the रिसीवर। तो पहला एटिकेट था कि हमें अपने मैनर्स माइंड करने हैं, हमें लोगों को मिस्टर या मिस के थ्रू बुलाना है। तीसरा था हमें अपनी टोन वॉच करनी है। फोर्थ इज बी कंसाइज, टू द पॉइंट बात करो ना। आपने किसी को मेल भेजा और उस मेल में एक बड़ी सी 100 पन्नों का डॉक्यूमेंट लगा दिया। जितना लेंदी चीज होगी, सबको छोड़ो, एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। हमने आपके सामने एक चैप्टर रखा, बड़ा लेंदी सा, बहुत बड़ा चैप्टर है, 100 पन्नों का चैप्टर है। उसी के साथ एक दूसरा था, उसी के समरी नोट्स। आपके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव क्या होगा बताइए? ऑब्वियसली मैम समरी नोट्स। हम लोग यही तो चाहते हैं कि जितने बड़े बड़े चैप्टर्स हो उन सबके समराइज्ड वे में अगर नोट्स हमको अवेलेबल हो जाए, दैट विल अपीयर मोर अट्रैक्टिव टू मी। तो हर इंसान ये चाहता है, हर इंसान का टाइम प्रेशियस है, हर इंसान ये चाहता है कि उसको एक जिस्ट मिल जाए, एक समरी मिल जाए, सो दैट उसको बहुत सारे डिटेल्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्पेशली अगर वो मैटर उससे रिलेटेड नहीं है, इररेलेवेंट मैटर है। अब आपने अपने बॉस को मेल लिखा, आप अपने घर की बात भी बता रहे हैं, अरे बड़ी दिक्कत हो रही है, आई एम नॉट एबल टू गो आउटसाइड, सर्वेंट्स आर नॉट एबल टू कम इनसाइड, आई डोंट नो हाउ टू मैनेज, और इतनी सारी इररिलेवेंट बातें करने का क्या मतलब है? कम टू द पॉइंट। ठीक है, सो यू नीड टू बी वेरी कंसाइज। ओके, get to the point of your email as quickly as possible, but don't leave out important details। लेकिन कंसाइज होने के चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट मिस ना कर देना। ठीक है, आगे लिखा है बी प्रोफेशनल, ये भी हमने आपको बताया, इमोजी वगैरह नहीं चलते हैं, प्रोफेशनल रहना पड़ेगा आपको। दिस मीन्स स्टे अवे फ्रॉम एब्रिविएशन, डोंट यूज इमोशंस, ओके, डोंट यूज सजेस्टिव ईमेल एड्रेस फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। तो जो इमोजीज होते हैं, स्माइलीज होते हैं, आपके स्पेशल कमेंट्स होते हैं, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज दोज इन योर ईमेल्स। ओके, यूज करेक्ट स्पेलिंग एंड प्रॉपर ग्रामर। देखो वैसे तो स्पेलिंग और ग्रामर ठीक है, कोई आपका इंग्लिश का टेस्ट नहीं हो रहा है व्हेनेवर यू आर ड्राफ्टिंग अ मेल, बट जस्ट इमेजिन आपको एक मेल आई, ठीक है, आपको आपके जूनियर की एक मेल आई एंड दैट मेल इज कंटेनिंग सो मेनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, दैट मेल इज कंटेनिंग टू मेनी ग्रामेटिकल मिस्टेक। इससे आपका इंप्रेशन क्या बनेगा अपने जूनियर के लिए कि भाई इसको कुछ नहीं आता, एक मेल ड्राफ्ट करनी नहीं आती, इतनी सारी गलतियां हैं।
भले ही उसके मेल का कंटेंट बहुत अच्छा हो, भले ही उसके मेल में जो उसने इंफॉर्मेशन दी वो बहुत यूजफुल हो, लेकिन अगर बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो फर्स्ट इंस्टेंस में प्राइमा फेसी जो हमारा व्यू बनेगा उस पर्सन के लिए वो गलत बनेगा कि भाई सच पर्सन इज नॉट एन एडिक्वेट पर्सन बिकॉज ही हैज मेड टू मेनी मिस्टेक्स. सो ट्राई अवॉइड यूजिंग करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स और grammatical mistakes. Okay, wait to fill in the two email address. Career planning site visitor says I never fill two email address until I'm completely through proofing my email and I'm sure that it is exactly the way that I wanted. कई बार क्या होता है, अंडरस्टैंड, गलती से मेल चली जाती है. फॉर एग्जाम्पल आप किसी को मेल ड्राफ्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको बहुत गुस्सा आया अपने बॉस पर. अब बहुत ध्यान से समझना, आपको अपने बॉस पे बड़ा सारा गुस्सा आया और आपने एक मेल ड्राफ्ट करनी शुरू करी. सबसे पहले आपने स्टार्टिंग में टू और अपने बॉस का ईमेल आईडी डाल दिया. अब आपने लिखना शुरू किया. क्योंकि उस टाइम आपको बहुत गुस्सा आ रही थी तो आपने सब ऊट पटांग उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिया. ठीक है, धीरे धीरे मेल लिखते लिखते आपको ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा गलत लैंग्वेज लिख दी हमने. अगर इतनी ज्यादा गलत लैंग्वेज लिखेंगे तो कहीं रेजिग्नेशन लेटर ही ना आ जाए. तो आपने सोचा कि ठीक है हम अपनी बात रखेंगे बट ऑन अ पोलाइट सेंस. आप ये मन में सोच ही रहे थे, बस गलती से सेंड का बटन दब गया. अब बताओ क्या हुआ. आपने सोचा था कि हम पोलाइट वाली मेल भेजेंगे लेकिन आप टाइप कर चुके थे रूड वाली, क्योंकि आपने टू में भी डाल दिया था. ठीक है, टू में आपने ईमेल एड्रेस डाल दिया था. अब सेंड का बटन अगर दब गया तो वो रूड वाली मेल आपके बॉस के पास चली जाएगी. हो गई ना गड़बड़. इसलिए कोशिश करिए जब तक आपकी फाइनल मेल तैयार ना हो जाए तब तक वो टू वाला कॉलम ना डालिए, क्योंकि अगर बिना टू वाले कॉलम को डाले आपने मेल ड्राफ्ट कर दी और गलती से सेंड का बटन दब भी गया तो भी वो मेल नहीं जाएगी, बिकॉज उसमें ईमेल एड्रेस नहीं है किसी का. ठीक है, सो ऑलवेज मेक अ हैबिट, फर्स्ट राइट द मैसेज एंड देन राइट द पर्सन टू whom you are sending. तो ये हमारे कुछ बेसिक ईमेल एटिकेट्स थे जो हमको ध्यान में रखने हैं जब भी हम प्रोफेशनल मेल ड्राफ्ट करेंगे. ओके, चलो, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल. बड़ा इजी सा टॉपिक है, आप वैसे तो खुद ही पढ़ सकते हैं. एकदम फटाफट से हम जिस्ट दे देते हैं, फिर आप अपने आप से पढ़ लेना. एडवांटेजेस क्या है ईमेल के. वैसे अगर हम अभी आपसे पूछे कि भाई ईमेल के एडवांटेजेस क्या हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स आप ही हमको गिनवा दोगे कि मैम ये ईमेल है. मैनेजिंग ईमेल इज इजी. ईमेल को मैनेज करना आसान होता है, फास्ट होता है, इनएक्सपेंसिव होता है. ऑब्वियसली अगर आप चिट्ठी पत्री वगैरह सब भेजते तो आपको एनवेलप की कॉस्ट, पेपर की कॉस्ट, स्टेशनरी की कॉस्ट ये सब बेयर करनी पड़ती. बट कंपैरेटिवली ईमेल की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन इज द ओनली थिंग व्हिच वी रिक्वायर्ड एंड दैट विल बी वेरी इजी. कई बार तो हम लोग फोन से ही अपनी मेल ऑपरेट कर लेते हैं. दैट इज मोर कन्वीनियंट. यस, ईमेल इज इजी टू फिल्टर. मान लीजिए आप फिजिकल फॉर्म में लेटर्स मेंटेन कर रहे हो. अब आपके पास हजारों चिट्ठियां रखी हुई हैं. जो भी चिट्ठी आपके पास आती है वो चिट्ठी आप एक रूम में रख देते हो. ऐसे कर करके आपके पास 1000 चिट्ठियां रखी हैं. अब उन चिट्ठियों में से अगर आपको कोई एक लेटर ढूंढना है, एक चिट्ठी ढूंढना है, तो आप समझ सकते हो कितना टीडियस टास्क है. आउट ऑफ दोज 1000 लेटर्स यू हैव टू सर्च अ पर्टिकुलर लेटर एंड दैट वर्क इज नियरली इम्पॉसिबल. 1000 लेटर में एक ढूंढने के चक्कर में कितना टाइम वेस्ट होगा. ईमेल में बड़ा आसान है. क्यों मैम, ईमेल में कैसे आसान है? कुछ नहीं, मैंने आपको बताया था ईमेल में एक सर्च का ऑप्शन होता है. जैसे ही उस सर्च के ऑप्शन में आपने अपना सब्जेक्ट टाइप किया वैसे ही वो ईमेल अपने आप ढूंढ के आ जाएगी सामने. तो दैट इज व्हाट इज थिंग. ईमेल इज इजी टू फिल्टर. नेक्स्ट कह रहे हैं ट्रांसमिशन इज सिक्योर एंड रिलायबल. हमारा मैसेज बहुत ही सिक्योर तरीके से, रिलायबल तरीके से वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट हो जाता है. तो ये इसके एडवांटेजेस थे. अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इसके अंदर का मैटर बहुत आराम से पढ़ लीजिएगा. एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस. मैम ये क्या लिख दिया, अभी तो आप कह रही थी फास्ट है, अब आप कह रहे हैं टाइम कंज्यूमिंग. हाँ, क्यों? देखो, writing an email takes less time than it takes to print a letter and mail it off to ease with which an email is sent implies that an average person may do more correspondence electronically than he would if all correspondence was done by postal mail. Sometimes message is better communicated over the telephone or directly. Organizing and reading through email can also eat up a great deal of time.
ओके, लेटर भेजने के कंपैरिजन में ईमेल क्या है बताओ? लेटर के कंपैरिजन में ईमेल फास्टर है, ओरल कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में ईमेल स्लोअर है। आई बात समझ में? क्या बोला? आपको मिस्टर ए को चिट्ठी लिखनी थी, बताओ चिट्ठी ज्यादा कन्वीनियंट है, मेल ज्यादा कन्वीनियंट है? मैम ईमेल ज्यादा कन्वीनियंट है, ईमेल फास्टर है। आपके सामने मिस्टर ए खड़े हैं, आपको मिस्टर ए से कहना था जरा वो बॉटल उठा दो, पानी की बॉटल उठा दो, ठीक है? इतनी सी बात कहने के लिए आपने सबसे पहले अपना लैपटॉप खोला, इंटरनेट कनेक्शन लगाया, मेल ड्राफ्ट करी, टू में उसका ईमेल एड्रेस डाला, फिर लिखा डियर सर, फिर लिखा प्लीज पास मी द वाटर बॉटल, ठीक है? जब तक वो आपकी मेल पढ़ेगा तब तक हो सकता है वो रूम से चला भी जाए। तो कई बार ओरल कम्युनिकेशन करना इज मच मोर फास्टर एज कंपेयर टू ईमेल। तो अब आप ये नहीं सोच सकते कि मैम ईमेल में एडवांटेजेस में लिखा है कि फास्ट है, डिसएडवांटेजेस में लिखा है टाइम कंज्यूमिंग है। दोनों ही बातें सही हैं। अगर हम रिटन कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में देखते हैं तो ईमेल इज फास्टर, और अगर हम ओरल कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में देखते हैं तो ईमेल इज टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी फीचर। सिक्योरिटी तो आपको बहुत समझ में आ रहा है कि आजकल इंटरनेट में जितनी ज्यादा बेनिफिट्स हैं उतना ही ज्यादा रिस्क है। इंटरनेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही सिक्योरिटी फीचर है, हैक हो जाते हैं चीजें, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाता है, तो कई बार आपके जो कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स हैं उनको हैक किया जा सकता है। सो दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है, सिक्योरिटी इशू। नेक्स्ट इज इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। While email can be faster, the meaning of the message is often lost in the text. It can make customers or employee forget there are people involved in the transaction, which can affect customer service. Since email recipients cannot see each other, the email do not have any voice inflection or emotion. कह रहे हैं ईमेल में आप अपने इमोशंस या आप अपनी वॉइस साथ में नहीं भेज सकते हो। देखो, बेस्ट कम्युनिकेशन तब होता है जब वर्ड्स भी हो, वॉइस भी हो, जेस्चर्स भी हो, ये सारी चीजें हो, तब वो बेस्ट कम्युनिकेशन होता है। आप खुद सोच के देखिए, हम आपको सामने सामने पढ़ा रहे हैं, हमने आपको नोट्स लिख के दे दिए, हमने आपको नोट्स मेल कर दिया, ज्यादा बेटर आपके लिए कौन सा ऑप्शन है? ऑब्वियसली जब हम आपके सामने खड़े रह के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब हम आपके सामने खड़े रह के पढ़ा रहे हैं, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें सुन सकते हो, आप मेरे जेस्चर्स देख सकते हो। जेस्चर समझते हो ना, फेशियल एक्सप्रेशन, विंकिंग ऑफ द आईज, ये सारे फेशियल जेस्चर्स कहलाए जाते हैं। ओके, आप मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन देख सकते हो। जब हम किसी पॉइंट में बहुत तेजी से बोलते हैं तो आपको इमीडिएटली समझ में आता है हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज आ गई। जब एकदम नॉर्मल टोन में बोलते हैं तो आपको समझ में आता है ठीक है, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। सो व्हेन ऑल दीज थिंग्स आर अलोंग विद योर कम्युनिकेशन, दे डेफिनेटली सपोर्ट द कम्युनिकेशन। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ईमेल की, तो ना आप साथ में अपनी वॉइस भेज रहे हो, ना आप जेस्चर्स भेज रहे हो, सो दैट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट टू एनालाइज द कंटेंट। ओके, सो दैट इज व्हाट इज इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। और वही चीज होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जो अभी हमने आपको बताया ना कि आप जैसे लिख रहे हो, आपने कहा कि वो मेरा इंटेंशन नहीं था, बट किसी भी रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या ना हो, इंटेंशन नहीं बताए जा सकते। अगर आपने मेल गलत तरह से ड्राफ्ट कर दी तो गलत इंफॉर्मेशन चली जाएगी आपके रेसिपिएंट के पास, ठीक है, एंड दैट ऑफन क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग समटाइम्स। वल्नरेबिलिटी, हम सिर्फ एक ही वर्ड लेके आपको समझा रहे हैं, आप इसके अंदर रीड कर लीजिएगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, फील फ्री टू आस्क मी। Vulnerability, it would take a manual effort on the part of someone to access all his important printed documents and destroy them. But all of your email and important information can be lost with a simple hard drive crash. Even if you store your email information on another server, you could lose your data if that site goes down or gets out of business. Risk समझिए क्या हुआ? आपने अपनी सारी इंपॉर्टेंट ईमेल्स अपने सिस्टम में डाल के रखी हुई हैं, ठीक है। अगर सिस्टम क्रैश होता है, अगर सिस्टम की हार्ड ड्राइव क्रैश होती है, अब आप उन ईमेल्स को रिकवर नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है वल्नरेबिलिटी का। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्क ऑफ लॉस, ठीक है। हमें रिस्क था कि कहीं वो मेरा सारा डेटा चला ना जाए। कई बार आपने देखा ना, सर्वर चला गया या
सिस्टम क्रैश हो गया, सिस्टम क्रैश होने पे, सर्वर क्रैश होने पे जो भी डेटा आपके पास था, जो भी डेटा स्टोर था, वो सारा का सारा डेटा चला जाएगा। ओके, सो वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईमेल था, सब कुछ था, सब तैयार था, बस इंटरनेट नहीं था, नेट नहीं चल रहा था। नेट नहीं चलेगा तो ऑब्वियसली ईमेल की क्वालिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना, आपने बहुत अच्छी सी ईमेल ड्राफ्ट करके रखी है, बड़ी अच्छी लैंग्वेज यूज करी है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, बस दिक्कत क्या थी पता है, इंटरनेट नहीं था आपके पास। अब कितनी भी अच्छी मेल आपने ड्राफ्ट करके रखी हो, इफ यू आर नॉट हैविंग इंटरनेट फैसिलिटीज देन दैट इज ऑफ नो यूज। सो इंटरनेट कनेक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फाइन, ये थे ईमेल के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। वेरी 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 सिंपल टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक। और अब हम लोग इमीडिएटली आगे बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में जिसका नाम है इंट्रानेट। इंट्रानेट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इंट्रानेट। इंट्रानेट से रिलेटेड हम आपको एक चीज और बताएंगे, जरा देखते हैं। कुछ 3 बातें हम आपको बताएंगे। 3 वर्ड्स होते हैं, बहुत ध्यान से समझना। 3 वर्ड्स होते हैं, एक होता है इंटरनेट, ठीक है, एक होता है एक्स्ट्रानेट और एक होता है इंट्रानेट। मैम एक्स्ट्रानेट वगैरह तो कहीं सुना नहीं हम लोगों ने, इंटरनेट सुना है, इंट्रानेट का टॉपिक था। 3 चीजें होती है, एक इंटरनेट होता है और एक एक्स्ट्रानेट होता है और एक इंट्रानेट होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। इंटरनेट का मतलब आपको पता है जब हम किसी से भी आउटसाइडर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसका मतलब कोई भी किसी से कम्युनिकेट कर सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट। कम्युनिकेशन अगर किसके साथ हो, आउटसाइडर्स या जनरल पब्लिक। अब जनरल पब्लिक का मतलब समझो क्या हुआ। इंटरनेट कौन चला सकता है, इंटरनेट अगर आपने इंटरनेट में कोई चीज डाली तो कौन चला सकता है, कोई भी देख सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। आपने एक वीडियो बनाया और आपने वो वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल दिया, ठीक है, अगर आपने वो वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया है, इंटरनेट पे डाल दिया है, तो बताइए कौन एक्सेस कर सकता है, कौन देख सकता है, हर कोई। जो भी इंटरनेट चलाएगा वो उस वीडियो को, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। यानी इंटरनेट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सबको अवेलेबल होती हैं, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी देख सकता है, ठीक है। नाउ कई बार क्या होता है, कंपनी के अंदर भी एक इंटरनेट चलता है, बस फर्क ये होता है कि कंपनी के अंदर का जो इंटरनेट होता है, कंपनी ये कहती है कि भाई हम अपनी इंफॉर्मेशन अपने सिर्फ एम्प्लॉइज से और अपने कंपनी के अंदर के लोगों से ही डिस्कस करना चाहते हैं। यानी ये हमारी कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन है जो हम बाहर वालों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। यानी अगर हम इंटरनेट पे कोई इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो तो जनरल पब्लिक देख सकती है, लेकिन अगर मान लो मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी में 1 लाख एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये 1 लाख एम्प्लॉइज में कम्युनिकेशन होता रहे आपस में, लेकिन हम ये भी चाहते हैं मेरा ये कम्युनिकेशन कंपनी के बाहर ना जाए, तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेट होता है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रानेट। देखो वर्ड इंट्रा से समझ में आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कौन एक्सेस कर सकता है इसको, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग ही, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं, हमारे एम्प्लॉइज हैं, हमारे वर्कर हैं, ये लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। तो जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज आप देखते हो ना, एमएनसीज हो गई या जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये आपस में कैसे डिस्कस करती हैं, ये आपस में कैसे इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, दे शेयर इंफॉर्मेशन यूजिंग इंट्रानेट। फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि एक समय पे अब वो मेल भी भेज सकती हैं, वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं, बस ये इंफॉर्मेशन कंपनी के बाहर नहीं जाएगी। तो एक ऐसा इंटरनेट जो कंपनी के विद इन रहता है, ऑर्गेनाइजेशन के विद इन रहता है, बाहर वाले उसको एक्सेस नहीं कर सकते, उसको कहते हैं इंट्रानेट। ठीक है, फाइन मैम, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंट्रा होता है और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इंटर होता है, इंटरनेट। ये एक्स्ट्रानेट क्या होता है, कंपनी देखो किससे किससे कम्युनिकेट करती है, अब ध्यान से समझना। कंपनी, मैं थोड़ा इधर से इसको इलैबोरेट कर रही हूं, आप देखिएगा, कंपनी को किससे किससे कम्युनिकेट करना है, कंपनी को कम्युनिकेट करना है पहले तो अपने एम्प्लॉइज से, ठीक है,
वो एम्प्लॉइज जो कंपनी के अंदर हैं। अब हमको बताओ कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करेगी तो क्या यूज करेगी? मैम अभी अभी आपने सिखाया कंपनी यूज करती है इंट्रानेट, बिल्कुल ठीक बात है। मैम कंपनी पब्लिक से भी कम्युनिकेट करना चाहती है, कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट्स निकालना चाहती है, कंपनी न्यू एड फिल्म्स निकालना चाहती है, किसके लिए निकाल रही है? तो कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट बनाया, कंपनी ने नया प्रोडक्ट का एक प्रमोशन डाला अपने एम्प्लॉइज के लिए, नहीं जनरल पब्लिक के लिए। तो अगर वो जनरल पब्लिक को कोई इंफॉर्मेशन देना चाहती है तो वो किसके थ्रू देगी? इंटरनेट के थ्रू। कंपनी अपने ही रिलेटेड लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहती है जो उसके कंपनी के अंदर नहीं है लेकिन उस कंपनी से रिलेटेड है। मतलब वो उस कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं है लेकिन उस कंपनी से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल कंपनी के क्रेडिटर एक्सेट्रा। ये होता है एक्स्ट्रानेट। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देंगे अभी हम आपको। अब देखो पूरी पिक्चर आपके सामने है, ठीक है। कंपनी के वो लोग जो कंपनी से रिलेटेड तो हैं लेकिन कंपनी के इनसाइडर नहीं है। मान लीजिए एक बैंक है, ठीक है, एग्जाम्पल समझना। एक बैंक है, बैंक को अपने एम्प्लॉइज को कोई इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करनी है, बैंक अपने एम्प्लॉइज को इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करना चाहता है। बताओ वो क्या यूज करेगा? इंट्रानेट। बैंक को नई स्कीम्स लॉन्च करी है, बैंक ने नई स्कीम्स लॉन्च करी है, वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के लोग उसके बैंक में इन्वेस्ट करें। पब्लिक के लिए नया एडवर्टाइजमेंट है, पब्लिक के लिए नई स्कीम्स लॉन्च करी। बताओ वो क्या यूज करेगा? इंटरनेट। बैंक ने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए एक स्कीम लॉन्च करी है, वो क्या होगा? एक्स्ट्रानेट। नाउ बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर बैंक के एम्प्लॉय नहीं है लेकिन बैंक से रिलेटेड है, इसको कहा जाता है एक्स्ट्रानेट। तो कई बार आपने देखा होगा ना, जैसे बैंक की वेबसाइट है तो एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है जो बैंक के एम्प्लॉइज होते हैं, एम्प्लॉइज के लिए, और एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है किसके लिए? कस्टमर्स के लिए, ठीक है। तो ये कस्टमर वाला जो इंटरनेट होता है ये क्या होता है? एक्स्ट्रानेट। तो हमने आपको 3 चीजें बताई, देखो क्या क्या चीजें मैंने क्लियर करी हैं आपको। पहली चीज मैंने आपको ये बताई कि अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो क्या यूज करेगा? इंट्रानेट। इंट्रानेट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहती है, सिक्योर रहती है, ठीक है। पब्लिक के साथ अगर वो कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो इंटरनेट पे डालेगा क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को उसे कॉन्फिडेंशियल करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पब्लिक के लिए ही बनाना चाहता है। लेकिन अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो वो ऐसे लोगों को देना चाहता है जो उसके एम्प्लॉय नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड है, उसके क्रेडिटर्स हैं, उसके कस्टमर्स हैं, तो वो क्या यूज करेगा? एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट की चीज शायद आपकी बुक में नहीं दी हुई है तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे इंट्रानेट, ओके। देखो द वर्ड इंट्रा मीन्स विद इन और इंटरनल, यानी जब हम लोग कंपनी के अंदर की बात करते हैं, विद इन द कंपनी बात करते हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? इंट्रा। इट इज लाइक द इंटरनेट एक्सेप्ट दैट इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे होता इंटरनेट ही है, बस कंपनी के अंदर का इंटरनेट, कंपनी के अंदर के लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो इंटरनेट यूज होता है उसको हम लोग इंट्रानेट कहते हैं। फर्क इतना होता है कि बाहर वाले इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। द इंट्रानेट इज मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. A company intranet helps to keep employees at least with various happenings within the company. अब जैसे कंपनी की पॉलिसीज हैं, कंपनी के मैनुअल्स हैं, छुट्टी की अनाउंसमेंट है, कोई अर्जेंट काम है, ये सारे एम्प्लॉइज को एक ही समय पे फ्लोट करना है, तो बताओ वो इंटरनेट यूज करेगा, एक्स्ट्रानेट यूज करेगा कि इंट्रानेट यूज करेगा? ऑब्वियसली वो क्या यूज करेगा? इंट्रानेट, ओके। The intranet implies that only the company employees who are set up on the server can access the company pages. सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉय ही वो पेजेस एक्सेस कर सकते हैं।
मोस्ट कंपनी यूज देयर इंटरनेट इन प्लेस ऑफ पेपर एंड ईमेल। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो पेपर ईमेल पेपर फॉर्म यूज नहीं करते हैं, वो क्या यूज करते हैं, इंटरनेट। तो सबके पास अपना अपना सिस्टम होता है, एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है और उनका वो पैनल खुल जाता है। अब जो भी इंफॉर्मेशन उनको देनी, मान लो 1 लाख लोगों को, 1 लाख एम्प्लॉइज हैं, 1 लाख लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने सर्वर पे डाल दी और वो इन्फॉर्मेशन एक ही समय पर सारे एम्प्लॉइज को अवेलेबल हो जाएगी, बाहर वालों को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इंटरनेट नहीं था, ये क्या था, इंट्रानेट था। देखो एक पैराग्राफ छोड़ के लिखा है, द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट आर दैट इट अलाउज अ सेंट्रल कम्युनिकेशन एरिया फॉर द एंटायर कंपनी। अब देखो बेनिफिट्स भी दिए हुए हैं इंटरनेट के, वर्क फोर्स प्रोडक्टिविटी टाइम, देखो नीचे इन्होंने पूरा डिटेल में दिए हुए हैं, ये देखो इंट्रानेट के बेनिफिट्स हैं। कह रहे वर्क फोर्स प्रोडक्टिविटी होती है, ऑब्वियसली बार बार एम्प्लॉइज को बुलाना, काम बताना, इंफॉर्मेशन देने में टाइम बड़ा वेस्ट होता था, प्रोडक्टिविटी उनकी जाती थी। अब बेनिफिट ये हम सारी इंफॉर्मेशन उनको उनके सर्वर पे दे देते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, टाइम कम लगता है, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है, हम ईमेल्स स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योर कर सकते हैं। वेब पब्लिशिंग का मतलब समझे, बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट, बहुत बड़े बड़े कंपनी मैनुअल्स, रिपोर्ट्स, ये सब कुछ हम डाल सकते हैं इंटरनेट पे। तो जैसे मान लो कंपनी का एक बहुत बड़ा मैनुअल बना, मैनुअल समझते हो जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब हम ये चाहते थे कि हम ये रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के सारे एम्प्लॉइज तक पहुंचाएं। अब एक तरीका तो ये हुआ कि हमने मैनुअल की कॉपियां बनवा ली। मेरी कंपनी, अब जरा समझ के देखना, मेरी कंपनी में 1 लाख एम्प्लॉइज थे और मेरी कंपनी का 100 पन्नों का एक मैनुअल बना, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन का, और हमको ये ऑर्डर था कि हम कंपनी के सारे एम्प्लॉइज को ये मैनुअल पहुंचाएं। तो जरा सोचिए, देखो 100 पन्नों का मैनुअल 1 लाख एम्प्लॉइज को, तो जरा पेपर की कॉस्टिंग सोचो कितनी हो गई होगी। बेनिफिट क्या है, इंटरनेट फैसिलिटीज से वो पूरा का पूरा मैनुअल हमने सर्वर पे एक बार अपलोड कर दिया एंड दैट इज नाउ विजिबल बाय ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, राइट। तो ये कह रहे हैं इट अलाउज cumbersome corporate knowledge to be maintained and easily accessed throughout the company using hypermedia, web technologies, etc. Employee manual, benefit document, company policy, business standard news, etc. ये सारी की सारी एक कॉमन प्लेटफॉर्म से एक्सेस की जा सकती हैं। Business operation management, intranet are also being used as a platform for developing and deploying application to support business operation and decisions across interworked enterprise. Decision making कुछ सोच के देखो, फास्ट हो जाती होगी कि स्लो होती होगी? मैम ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाती है, क्योंकि अब इंफॉर्मेशन जल्दी स्प्रेड होती है, इंफॉर्मेशन जल्दी कैच होती है और इंफॉर्मेशन का रिस्पॉन्स भी जल्दी आ जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव तो होती है भैया, कॉस्ट इफेक्टिव तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोलैबोरेशन इनहैंस करेगा, प्रमोट कॉमन कॉर्पोरेट कल्चर, वेरी वेरी इजी पॉइंट्स, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। समझने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये कि इंटरनेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है। आपने ध्यान दिया होगा, एक्स्ट्रानेट वर्ड इन्होंने यूज नहीं किया है, बट रिमेंबर एमसीक्यू क्वेश्चंस में एक्स्ट्रानेट के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। पहले भी हम आपको बता चुके हैं, अगेन आई एम क्लियरिंग यू, प्लीज डोंट थिंक कि आपका पेपर पूरा पूरा स्टडी मटेरियल से ही आएगा। आपके पेपर का 20, 30, 40% पेपर हो सकता है आपकी जनरल नॉलेज बेस से भी आ जाए, बाहर से आ सकता है। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग व्हिच कम्स इन द एग्जाम, ठीक है, फाइन। तो नोट कर लीजिएगा अपने रजिस्टर में एक्स्ट्रानेट के बारे में। पर्पस ऑफ इंटरनेट देख लो, पर्पस ऑफ इंट्रानेट, इंटरनेट का क्या यूज है। द पर्पस ऑफ इंटरनेट इज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। ये तो कोई नई बात नहीं बताई, हमको पता था कि भाई इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज किया जाता है, इंट्रानेट। Increasingly, intranet are being used to deliver tools, application, collaboration, or sophisticated corporate directories, sales, customer relationship management tools, etc. Intranet are also being used as corporate culture change platform. For example, a large number of employees discussing key issues in an intranet forum application. तो कई बार ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों की एक मीटिंग होनी है, बहुत सारे एम्प्लॉइज की मीटिंग होनी है जिसमें उनको इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है। अब मीटिंग होल्ड करना, फिजिकली होल्ड करना, इससे बेटर ये है कि इंटरनेट में हम उस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। सो यही सारे बेनिफिट्स हैं, यही सारे पर्पसेस हैं इंट्रानेट के। आई होप यू विल कंप्लीट दिस चैप्टर। तो इसमें से एमसीक्यू में पूछने लायक ऐसा कुछ खास टॉपिक नहीं था, पढ़ लेंगे। अब आप इसको, इसके नोट्स बना लीजिएगा। Whatever doubts you have, you can ask me. With this, I wind up my lecture as well as this chapter.
Yes, so I wind up this lecture and this chapter. Hope you all are in good health. Take care of yourself. Bye bye, all of you.